ज़्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों? तो आप लोग पढ़ाएंगे, मुझे पढ़ाओगे? यस। ठीक है। स्क्रीन ब्रॉडकास्ट का हो गया यार, ये क्या हो रहा है आज इसमें? चलो, तो लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था। सिखा, आप बताओ व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन क्या था बच्चे? शिखा, Yes, sir. व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज, जैसे पढ़ा था ना हमने। Yes, sir. क्या था उसका मतलब? Electron could be divided further. इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, या फिर स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो बच्चों मैं बताता हूँ आपसे, क्वेश्चन बीच बीच में पूछता जाऊंगा। तनिष्क, मिशबा, आयशा, Yes, sir. मंतासा एंड शिखा। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ने स्टार्ट करते हैं। गायत्री आल्सो ज्वाइंड टुडे। ठीक है, सब बच्चों डेली आया करो ना, यू शुड अटेंड योर क्लास एवरी डे। अदरवाइज इशू क्या होगा ना कि सम टॉपिक्स विल बी मिस्ड आउट, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया ना। चलो, गुड इवनिंग सभी को, लेट्स स्टार्ट। तो हमने स्टार्ट किया था न्यूटन लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से, जिसका फॉर्मूला क्या था? एफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल जी क्या था गायत्री? व्हाट इज दिस कैपिटल जी बेटा? So universal gravitation. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, वी इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट जहाँ पे जी इज ए कैपिटल जी। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन कराए थे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू मासेस इज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद वी प्रोसीडेड फर्दर और हमने एक और क्वेश्चन किया कि डज इट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट? यस। मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट? यस। तो बोथ एंड भी हमारा राइट आंसर आ गया था। फिर हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसको बोला इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना। तो ये क्या था? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और दो टाइप का चार्ज था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चार्जेस विच आर इंटरेक्टिंग, या तो फोर्सेज आएंगे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब आएंगे बच्चे? मिसबा, अट्रैक्टिव फोर्सेज कब आएंगे? When two opposite charges. when the charges are dislike in nature, या फिर चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर होंगे तो अट्रैक्शन आएगा। और रिपल्शन कब आएगा? when the charges interacting are like in nature, negative will have repulsive forces and positive will also have a repulsive force। ठीक है, origin of charge, हमने origin of charge पढ़ा। तो what is the origin of charge बच्चे? सिखा बताओ, what is the cause of negative charge? why negative charge is there? बताओ। why there is a negative charge? due to the presence of एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इन ए गिवन एटम अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हैं, तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? तनिष्क, 0. तनिष्क बताओ, व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ऑन एन एटम जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर? सर 0 होगा चार्ज। 0 चार्ज होगा। ठीक है, चलो अब बताओ मंताशा, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज? What is the fundamental unit of the charge? Sir, electron. Charge on a single electron is the fundamental unit of charge, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, फिर हमने डिफाइन किया एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्स, और इसको कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। उसके बाद हमने दिखा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1e, यानी कि माइनस ऑफ चार्ज ऑन फंडामेंटल चार्ज की जो वैल्यू है उसका -1 टाइम्स होगा, तो दैट इज नथिंग बट -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। हमने ये पढ़ लिया बच्चे। ठीक है, फिर प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? पॉजिटिव ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो पॉजिटिव ऑफ फंडामेंटल चार्ज मतलब P प्लस
और ये होता है 1 + 1e, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा पॉजिटिव का। फिर उसके बाद हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसे शिखा ने बताया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा कि वी विल नॉट ब्रेक द इलेक्ट्रॉन फर्दर, या इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ेंगे नहीं। तो चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ओनली इन द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 नेगेटिव वाला है ना, तो -1.6 × 10⁻⁻19 है, इसी के मल्टीपल्स में चार्ज ट्रांसफर होगा। आइदर इट विल बी 1.6, अदरवाइज 3.2, और 3 टाइम्स करेंगे तो 4.8 × 10⁻⁻19 ऐसे जाएगा। तो चार्ज विल बी क्वांटाइज्ड। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे प्रैक्टिकल के, देन वी डिड दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया था, ये भी क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड था। फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोला था। आयशा माँ बताओ, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? आयशा माँ, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा? मिसबा आप बताओ, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? Charge neither be created or not be destroyed. ठीक है, तनिष्क आप बताओ, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट never change. आयशा बोल रहे हो, आयशा They बताओ can be क्या? transferred. हाँ, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। But यस, they आयशा can क्या do बोल रहे? आयशा आप क्या बोल रहे थे? The total electric charge in a insulator system never change. ढंग से बताया करो बच्चे, अनम्यूट करके प्रॉपरली। वाई यू आर सो फियरसम, है ना, ऐसा वाई डरना क्यों है? ठीक है, टोटल चार्ज इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कांस्टेंट होगा, कोई ये ना समझे कि जीरो इज नथिंग बट इट विल बी कांस्टेंट, है ना। तो टोटल चार्ज इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद वी डिड दिस सिमुलेशन, वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स लर्न। फिर हमने क्वेश्चन किया सबएटॉमिक पार्टिकल कैरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, electrons and protons. Electrons carry negative charge and protons carry positive charge. What is the SI unit of electric charge? It is 1 coulomb. What is the elementary charge representing the smallest possible electric charge carried by a particle? क्या था फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज? कौन था? चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। According to the law of conservation of charge, what happens to the total electric charge in an isolated system? It remains constant. If an object has charge of -3 elementary charges, how many excess electrons does it possess? तो -3 था, तो that means there are excess of electrons and 3 electrons are excess, so that means it is 3 times the elementary charge. फिर charge and mass के बीच में भी we discussed similarities. Both are intrinsic properties. If charge is present, mass will be there, है ना. If mass is present, charge may not be there because positive and negative charges may cancel out each other. Then we discuss if charges exert either attractive or repulsive forces between them, but mass always attract each other, है ना. ये हमने डिस्कस कर लिया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा फॉलो होगा, बट मास कैन बी आइदर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास, ही होता है। ठीक है, ये डिस्कशन हुआ। देन वी क्लासिफाइड द मटेरियल्स बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स दे अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देम, या दे अलाउ द free flow of electric current through them, right? Insulators are materials that does not allow the flow of free electrons through them, या फिर बोले current के terms में कि that electrical insulators does not allow flow of electric current through them. ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। Now we will discuss Coulomb's law, है ना। तो Coulomb's law के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमने पढ़ लिया सब कुछ, ये पढ़ लिया, ठीक है। एक बार ये और देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हाउ कैन चार्ज बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता था? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग इज नथिंग बट द मेथड्स बाय विच वी कैन ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो क्या लिखा है देखो, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स। Charging of conductors means charging of good conductors of electricity. So that means they allow the flow of free electrons through them. So charging of good conductors of electricity can be achieved in two ways. पहला होता है by charge conduction and the second one is charge induction. So the first thing is charge conduction. Suppose there are two objects, object number 1 and object number 2.
Initially, there is some negative charge present on object number 1, and we need to charge the object number 2. Yeah, we need to produce some charge on object number 2. What we can do? Both of them are good conductors of electricity, है ना? तो object 1 and object 2 both are maybe metals, मान लो, they are of metallic, they are two metallic balls. They are good conductors of electricity. So we can transfer the charge from one object, the object number 1, to object number 2 by connecting a wire. By connecting a wire between them, we can transfer charge from object number 1 to object number 2. So what will happen, बच्चे? This charge, negative charge, यानी कि excess electrons will flow through this wire. These charges will flow through, these negative electrons will flow through the wire and will be transferred to object number 2. Object number 2 पे negative charge आ जाएगा, ठीक है? So that means the electrons can be transferred from one object to another if they are good conductors of electricity by conducting them through a wire. If I connect them with a wire, then the charge can be transferred from one object to another. Understood, बच्चे? And this method is called as by charging by conduction. charging by conduction, है ना? So charging by conduction. Why conduction? Because we connected them by a good conductor of electricity and the charge conducted है ना, flow through this wire. तो ऐसा हो गया. The second method is charge induction. Induced. Induction मतलब induced effect आएगा. Charge will be induced due to the presence of a charge in the vicinity of the object, है ना? जैसे ये rod था, let it be number 1. ये metallic ball number 2, right? Initially this metallic ball there is zero charge, या फिर बोलें कि positive and negative charges are evenly distributed. These positive will have negative charges also along with them. So they were evenly distributed. But what I did, I brought a positively charged rod. मैं इसके पास में positive charge rod लेके आया, तो क्या होगा? This positive charge on the rod will attract the negative charge on the sphere, है ना? And since it is a metal, since it's a good conductor of electricity, क्या होगा? Electrons will try to come closer to this positively charged rod because negative and positive charges attract each other, है ना? Due to this attractive force, these charges will try to come to the left side, and there will be a aggregate positive charge on the right side, है ना? There will be a net positive charge on the right side. Suppose I will draw the initial condition of this ball. Initial condition of this ball is like this. These positive charges are there and negative charges are also there along with this positive charge. So number of positive and number of negative charges are equal initially. So there is zero charge on the ball, है ना? What I did, I brought a positively charged rod in near that, excessively positive charge. This positive charge will induce an effect, and that effect will be due to the attraction between the unlike charges. ठीक है? तो क्या होगा? What will happen? These negative charges, these electrons will try to move to left side. Why? Because it is a metal, it is a good conductor, and in the good conductor, electrons are permitted to freely move throughout the domain. So what will happen? These negative charges will move to the left. Why? Because the positive charge on the rod is attracting these negative charges. Yes, bachche? And the positive charges will remain at the same place. Why the positive charge remain at the same place, Misbah? Why this positive charge is not moving, bachche? Misbah? Because this is like in nature. Because this is Like in nature. No. I when I was teaching, this positive charge is due to which particles? Protons. Yes, sir. And protons are inside the nucleus of an atom. Yes. Yes. Protons are inside the nucleus of an atom, right? And can the atoms move? No, atoms cannot move. That's why this positive charge is at its own place, but the electrons can move. That's why these electrons have gathered to the left of this sphere, right? Now if I draw a midline between this, so on the right side of the midline, what is the net charge? Positive.
and on the left side it is negative. So did we induce the charge? Yes, negative charge is induced. Yes, Tanishq. Sir, if negatively charged rod is being there, then what will happen? The negative charge will move towards the right side. It will Sir, it will be repelled to the right side. okay. सब पॉजिटिव पे तो कुछ नहीं होगा ना? Positive will remain there only because it is due to atoms ना. Structure Yes, of atom में क्या था? Protons are inside the nucleus and we have already learned in 11th class कि क्या पढ़ा है हमने? मैंने यहाँ ड्रॉ भी कर रखा था शायद, मिटा दिया क्या? यस, हमने क्या पढ़ा 11th के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर हमने पढ़ा कि एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर विच इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मटेरियल, या क्रिस्टल पढ़ा था ना, क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड्स. तो yes. तो क्रिस्टल्स होंगे, तो एटम्स आर एट द vertices of this crystal lattice, so they are tightly bound together. These atoms are bound together with each other, so they are not allowed to move. They are not allowed to move, but electrons can move because it is a good conductor of electricity. Metals, in the metals, good conductors of electricity. Electrons can move, है ना? Electrons are loosely bound, so they can be either Yes, sir. attracted or repelled. ठीक है. तो अगर आप बोल रहे हो तो कि सर अगर नेगेटिव चार्ज आता है इधर, नेगेटिव हाईली नेगेटिव चार्ज, तो व्हाट विल हैपन बच्चे? These electrons will move towards the right side. Positive will remain at its own place. Right. Okay. Okay. Now what I will do? I have brought this positive charge to the left of the this sphere. What I will do? I will connect this sphere to the ground. Ground means earthing. So there is a net positive charge on the right side of this ball. So this positive charge will attract electrons from the ground, and electrons will flow through this wire and will come on this side, है ना, due to charge imbalance. यहाँ पे electrons फिर से आ जाएंगे from the ground, right? Now I will disconnect the ground. These electrons have moved in this sphere from the ground, ठीक है? What I will do now? I will disconnect this ground. After the flow of electrons, I disconnect this ground. So there is number of electrons have increased in this ball because some electrons have moved inside this spherical ball from the ground. Yes, and then I will remove this positive charge also. So what will happen? This negative charge will redistribute itself again. This negative charge will redistribute itself again, and as a result, this ball becomes negatively charged or positively charged? Positively charged. Negatively charged. Due to the presence of positive charge induction in the charge induction, if I bring positively charged rod, then I can charge the object to negative charge, है ना? If I bring negatively charge, then I can charge it to a positive charge, because if I bring this negative charge, it will repel the electrons to the right side, and the electrons will move into the ground. Yes, so this is how we do charge conduction and charge induction. I will share a video in the group, YouTube video. So through that animation you will be able to understand it better. ठीक है, उसको आराम से देखना आफ्टर क्लास, अच्छे से 2-3 बार, आपको अच्छे से समझ आएगा. जो अभी मैंने क्लास में बताया उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को देखना. ठीक है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं टॉपिक. ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन अंडरस्टूड. ओके, क्वेश्चन करो, इसको अनम्यूट करके आंसर दो. Sir, through direct contact. शिखा, क्या आंसर है? Direct contact. चार्ज कंडक्शन क्या बताया था? ड्यू टू द आयशामा, चार्ज कंडक्शन इज ड्यू टू direct contact between the two objects. So which one is the right answer? Option A. Yes, option A. Charge conduction कौन सा था बच्चे? ये था. Did we connect them directly through wire?
Yes, we connected them. So it is due to the direct contact. बताओ, when a positively charged rod is brought into contact with a neutral conductor, what happens to the charge distribution in the conductor? Gains the negative charge. हाँ, it will gain a negative charge. Negative. Why? In direct contact बोल रहे हैं ना, brought into contact. So what will happen? This positively charged rod will attract some of the electrons into it, and the remaining electrons will be less in number. So number of electron decreases in this object, and as a result the object becomes positively charged, right? The object becomes positively charged. Yes. और कौन सा ऑप्शन सही हुआ? द कंडक्टर गेन्स अ Negative charge. Positive charge. पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव. फिर से पढ़ो क्वेश्चन को. When a positively charged rod is brought into contact with a neutral conductor, what happens to the charge distribution in the conductor? छोड़ो, इलेक्ट्रॉन्स को मिटा दो, खत्म करो बात. Let's remove everything. ये फिगर कंफ्यूज कर रहा है आपको. There is an object, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है. If I bring a positively charged rod, जिस पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव था. Positive. I connect this rod to this conductor. What will happen? Will it become positively charged or negatively charged? Positively charged. Positively charged. So why you are answering it as it will gain a negative charge? So It I will- get confused. It will gain a positive charge only. Why? अभी देखो इसका कंसेप्ट समझा रहा हूँ, so that you can get a better idea, है ना. जब हम थोड़े टफ टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, तो लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है. Initially neutral means number of positive charges and number of negative charges are, बोलो, Equal. equal. Number of positive charges and negative charges are equal. ठीक है. When I bring a positively charged rod near this positive charge will attract the electrons. Yes. Yes, sir. And Yes, sir. since only the electrons are allowed to move, so what will happen? These electrons will move through this wire into the positively charged rod. So some of the electrons move into the positively charged rod, and they will be removed from this object. So the electrons that have moved into this rod will be removed from this ball. ठीक है. Now I disconnect this. So number of positive charge on the ball, on the sphere, are more and number of negative are less. So what is the net charge? Positive. Positive. It is the positive charge. समझ आया ना, कंसेप्ट समझो. वो आंसर करना तो बहुत इजी था कि कंडक्टर गेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज ओके, बट व्हाई इट गेन्स. सो आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा है कि पॉजिटिव, व्हाई पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अलाउड टू मूव. यस, ओनली नेगेटिव चार्ज मूव्स. दैट व्हाई क्या बोलते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव्स. जब इलेक्ट्रिक करंट एस्टेब्लिश करेंगे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तब बताऊंगा आपको कि व्हाई movement of electron is from negative terminal to positive terminal, and why we consider the electric current to be moving from positive to negative, है ना, वो भी बताएंगे. But those concepts will only be understood if you understand this fact कि only the electrons are allowed to move. Yes. Yes. Why the atoms don't move? Because they are rigidly bound inside the metallic domain due to their crystal lattice arrangement. Yes. What is the key characteristic of induction process in charging a conductor? What is the key characteristics of induction process in charging a conductor? क्या होता है? जैसे की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्शन क्या था? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. और इंडक्शन में क्या है? The movement of electrons within the conductor. नो, वो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया. शिखा, ऑप्शन नंबर बी. Option number B is the right answer. The temporary separation of charges within the conductor.
तो दे आर टेम्परेरली सेपरेटेड, देन वी कैन अर्थ द ऑब्जेक्ट, है ना, वी कैन कनेक्ट द अर्थिंग टू दैट, एंड द चार्ज कैन बी आइदर transferred to the earth or it can be, electrons can be gained from the earthing, right? So temporary separation of the charges within the conductor is the key characteristics of induction process. ठीक है, याद रख लेना, एक बार पढ़ोगे दो बार पढ़ोगे स्वाभाविक लगने लगेगा। ठीक है, अब चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के सम ऑफ द एग्जांपल्स बताओ। व्हाट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स? बताओ। रॉड, प्लास्टिक, रबर, wood. Yes, these are some of the examples of electrical insulators. So inside the electrical insulators, movement of free electrons is not permitted. ठीक है, अब suppose करो there are these two balls. ठीक है, the left side ball is negatively charged and the right side ball is neutral because number of positive and number of negative charges are equal. So left side is negatively charged and right side is neutral. If I connect this left side rod to the right side rod with the help of a wire, what will happen, bachche? Some of the electrons will move through this wire, since this wire is a good conductor of electricity, and they will stop at the point when where it is connected to this insulator, है ना? Insulator कौन सा है? ये है left side वाला, bad conductor of electricity. So the electrons will come up till this point, this blue color point, and not move further. Why? Because this green color ball is electrically insulator. So we cannot charge them by conduction. Yes. Can we charge the insulator by conduction? No, because they will not allow the movement of these electrons. They will go up till the point where on the topmost surface and will not move further. Okay. So what are the methods by which we can charge? We can charge them by friction. We can charge an insulator by friction. जैसे आपको एग्जाम्पल बताया था कि जैकेट उतारते हैं तो चार्ज हो जाता है जैकेट, आपको शॉक महसूस होता है। बालों में अगर आप कंघी करते हो तो कई बार यू विल हियर अ साउंड। तो हेयर इज ऑल्सो इंसुलेटर एंड कॉम्ब इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। तो व्हेन यू मूव दिस कॉम्ब थ्रू दिस हेयर तो क्या होगा? समटाइम्स यू हियर नॉइज, है ना? एंड इफ आई यूज दिस कॉम्ब टू लिफ्ट पेपर फिलिंग्स, क्या करना? घर पे जाना, कंघे को ऐसे करना 3-4 बार, कागज के टुकड़े लेना, एंड दे विल बी अट्रैक्टेड टू दिस कॉम्ब, है ना? तो दे विल बी अट्रैक्टेड टू द कॉम्ब. So why did it happen? Because the friction between the hair and the comb charged this comb as well as the hair. ठीक है, तो the method of charging of conductor insulators is due to friction. देखो अभी करके दिखा देते हैं आपको. ये हुआ comb, ठीक है. मेरे हाथ के ऊपर जो है कागज के टुकड़े, देखो ये अट्रैक्ट नहीं हो रहे. क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मैंने बालों में तेल लगा रखा है ना. अगर मेरे बाल सूखे होते तो हो जाता, फ्रिक्शन होता. ठीक है, तो फ्रिक्शन अभी हो नहीं रहा बिकॉज माई हेयर आर ऑयली, है ना. आप सूखे बालों में करना, अट्रैक्ट करेगा. ठीक है बच्चों, तो मेथड ऑफ चार्जिंग इज ड्यू टू ऑफ इंसुलेटर इज ड्यू टू चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. अब आ गया वो समय, ये सिमुलेशन में आपको दिखाया था, है ना. देयर इज अ बैलून, और बैलून को मैंने फ्रिक्शन से जैकेट पे रगड़ा तो सम ऑफ द चार्जेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम जैकेट टू बलून एंड दैट वाज नथिंग बट द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. अब आ गया समय कूलम्स लॉ पढ़ने का. ठीक है बच्चों, तो कूलम्स लॉ बताता क्या है? इट टेल्स अस द फोर्स, कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस. तो लेट द फर्स्ट चार्ज बी Q1 and the second charge is Q2. They are separated by a distance r. They are separated by a distance r. तो Coulomb's law tells about the force of attraction या force of repulsion between these 2 point charges. ठीक है, but Coulomb's law says कि force of attraction will be directly proportional to magnitude of first charge. It will be directly proportional to magnitude of second charge, and it is inversely proportional to the square of separation between the charges. इन तीनों बातों को इकट्ठा करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
Q1 Q2 upon R square. Yes. Removing the constant of proportionality, we can write F is equal to K Q1 Q2 upon R square. ठीक है, where K is constant of proportionality. Now getting to the every term, है ना, discussion about each and every term of this equation. This F is force of attraction या repulsion. ठीक है, Q1 and Q2 is magnitude of charges, है ना, तो these are charges. R is separation between the charges. Yes. What is this K? K is constant of proportionality and it depends upon the medium between the charges. मीडियम बिटवीन चार्जेस. देखो ये दो चार्जेस है, इनके बीच में कुछ भी मीडियम हो सकता है. इन दोनों चार्जेस के बीच में इट कैन बी एयर, इट कैन बी फ्री स्पेस, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी केरोसिन, इट कैन बी ऑयल, है ना. दिस मीडियम कैन बी एनीथिंग. सो दिस के डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. तो प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ऑफ दिस मीडियम इज डिसाइडेड बाय दिस के वैल्यू. ठीक है, इसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. परमिटिविटी होती है वो, विल डिफाइन इट लेटर. तो दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विल बी डिसाइडेड बाय द मीडियम बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्ज. ठीक है, तो नोट डाउन करो बच्चों ये फॉर्मूला. F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. और इसी तरीके से सारे टर्म्स को हाईलाइट कर लो, ऐसे लिख लो. फोर्स को F इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन. K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम ऑफ बिटवीन द चार्जेस. Q1 Q2 आपको पता है तो मत लिखो. R is the center to center separation between these 2 point charges. लिख लिया? Yes, sir. चलो, अब ये कूलम्ब्स लॉ था मेरा, ये था केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. इफ वी डिस्कस अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑल्सो, है ना, इफ वी डिस्कस अबाउट द वेक्टर फॉर्म, सिंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं. कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, तो लेट दीज टू बी द पॉइंट चार्जेस. R1 is the position vector of charge Q1, R2 is the position vector of charge Q2, and they are separated by a R value, है ना. R separation is R, and this R is nothing but the displacement vector. We are displacing from point 1 to point 2. तो displacement vector जब हम define करते हैं तो क्या होता है, coordinates of final point minus coordinates of initial point. तो this vector is written like R21 when we are moving from 1 to 2. So final position is 2. That's why we are writing it as 2 1. So we are moving from point 1 to point 2 and writing it as R21 vector. बस यही difference याद रखो. When we are moving from 1 to 2, we are writing it as R21 vector. Right. So this is the displacement vector when we are displacing from point 1 to point 2. Now we have to find out the magnitude of this force F12 and force F21 using the Coulomb's law. So we will define it like this. We will define it like, we know that F is equal to K Q1 Q2 upon R square in scalar form. In vector form, force vector F12 is equal to K Q1 Q2 upon R square. R21. Why R21? Because we are moving from 1 to 2. We are trying to find out force applied on 1 by 2. And we are writing 2 1. Okay? So to replace this 2 1, sometimes this formula will be written like this. Force applied on particle 1 by particle 2 is equal to K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे लिखा रहेगा माइनस ऑफ R12. ठीक है,
तो -r12 बाय, बिकॉज वी आर रिप्लेसिंग r21 with r12, so r21 and r12 are negative of each other. ठीक है, while moving from 1 to 2 r21, while moving from 2 to 1 r12, they are equal but opposite vecting, opposite pointing vectors है ना, so they are equal in magnitude but opposite in direction. That's why sometimes you will find Coulomb's law to be written in this form. I will write it again. F force applied on 1 by 2 is equal to minus of, हेलो या क्लास में था, बोलो। हाँ 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 हाँ, सो F12 राइट, F12 को लिखते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R12 कैप। ठीक है, वाई वी आर राइटिंग दिस, बिकॉज initially it was R21, so we are displacing from 1 to 2, so don't be confused when you see the formula in this form. Have you understood? It is just because of the displacement vector ka nomenclature. Yes, there is nothing to be worried about this negative sign, it is just because of the displacement vector. ठीक है, तो write the formula बच्चे, write two formulas. The first one is this one, right? सबसे पहले इसको लिखो, फिर इसको लिखो, एंड देन राइट दिस थर्ड वन। तीनों को लिखो, 1 2 3, तो आपको आइडिया रहेगा। देन वी विल बी सॉल्विंग 2 क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट्स। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? Yes. ठीक है, चलो अब लिखें। F21 लिखेंगे तो क्या होगा? F21 लिखेंगे तो फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल नंबर 2 बाय 1 F21, तो माइनस ऑफ R21 है ना, तो माइनस R21 लिख दिया, तो सेम फॉर्मूला है, बिकॉज F12 इज नेगेटिव ऑफ F21। तो दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स, F21 एंड F12 आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। तो इतना ही है, समझ आ गया आपको? अब वी विल सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द, पूरा टाइम दो आपको, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ो। देयर विल बी 2 केसेस, केस 1 होगा जब इनके बीच में कुछ फोर्स होगा, केस 2 होगा फिर फोर्स होगा, ये थोड़ा हिंट है। Try to solve this question by yourself, take complete, I will give you 2 minutes है ना, 2 minutes का टाइम लो और try to solve this. Give me the answer in polls. I am creating a poll, just answer there. सबसे पहले I will ask Aishama, I will ask Aishama for the solution.
तनिष्क यू सॉल्व बच्चे? Yes, sir. आयशमा? Answer D. What is your answer बच्चे? आयशमा? D. D or B? D. D. Okay. Can you explain how did you solve this? Yes. Yeah. Q minus Q by 4 is equal to 3Q by 4 and is equal to minus Q plus Q by 4 is equal to minus 3Q by 4. No, just explain me what just read out this question and tell me what is asked in the question and how did you solve. Equations we can write later. What is asked in this question? Read out the question and tell me what is asked in this question. Yeah. Aishama, read out this question, बच्चे. Aishama, read the question. Am I audible? Hello. Yes, Yes. Aishama, read the question, बच्चे. You keep on dropping, ना? देखो, Miss Bud disconnected. Aishama, just you keep on dropping the call, है ना? Everybody can solve it using internet, ना? I strongly believe that you solved this using internet. So you can keep connecting, disconnecting, keep skipping the classes. When you are happy, you joined. When you are not so well, you skip the classes, है ना? And then you are not able to answer the question. So what is the benefit of joining the classes? Tanishk. Yes, sir. Sir, read करो बच्चे को. So 2-point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distances apart and force acting Yes. between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charge becomes yes. कैसे solve किया अभी और बताओ. How did you solve this? दो चार्जेस गिवन है Q और माइनस Q. इन दोनों के बीच के सेपरेशन को हमने R मान लिया. तो फिर जो इसका फोर्स निकल के आएगा वो Yes. आएगा माइनस Q स्क्वायर बाय R. सर उसके बाद उसने बोला है कि Yes. 20% ऑफ चार्ज ऑफ ए है, मतलब कि जो भी Q A मान लिया हमने चार्ज 25% है, मतलब 1/4 हो जाएगा. तो फिर Q by 4. तो पहले इनिशियल Yes. चार्ज था ए पे, तो Q में से Q by हाँ. 4 हम हटा देंगे और जो भी उसमें से निकलेगा वो दूसरे वाले जो चार्ज चार्ज पे बी ट्रांसफर हो जाएगा. उस पे ट्रांसफर हो जाएगा. Yes. माइनस Q प्लस Q by 4 कर देंगे, जो भी वहां से निकला उस पे ट्रांसफर हो जाएगा. Yes. तो जो Yes. वैल्यूज होगी 3Q by जो 4 होगा और वो दोनों 3/4, एक पॉजिटिव 3/4, एक नेगेटिव 3/4 आ जाएगा, उससे हो जाएगा. यस. यस सर. और सर उसको फिर पुट कर देंगे. मिसबा सीखा आपने भी ऐसे सॉल्व किया बच्चे? ठीक है, तो एक बार कर देता हूँ फटाफट से. आप ध्यान से सुनो. मंताशा है ना, मंताशा आयशमा. ठीक है, सुनो. केस 1 है बच्चों. पहले दिया है कि देयर आर चार्जेस गिवन एज एक प्लस क्यू दिया, एक माइनस क्यू दिया. सेपरेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, तो लेट वी विल अज्यूम दैट दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, राइट. एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूजिंग कूलम्स लॉ वी कैन राइट इट एज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon r. So it will be nothing but minus of K Q square by R square. ठीक है, this is the force in case number 1. Case number 2 is that कि 1/4 of the charge of plus Q is transferred to minus Q. ठीक है, तो after subtracting 1/4 Q, this charge becomes 3/4 Q, and we transfer this positive 1/4 charge to minus Q. So this second charge will become minus 3/4 Q. Why minus 3/4 Q? Because it was initially minus Q. We added 1/4 of the charge Q to it, and it becomes minus 3/4 of Q. Right? Separation is not changed, so they are at the distance R only. Yes. Now the force we can write it as F is equal to K into charge number 1 3/4 Q into charge number 2 minus 3/4 Q upon R square, right? So this new force will become equal to F is equal to minus
3 by minus 9 by 16 q square upon kq square upon r square, right? We have to find out the, क्या बताना है? Then force between the charges becomes, so force between the charges becomes, so this, let it be f dash, and we will write it as f dash. So f dash is equal to 9 by 16 of f, ठीक है? Because f is nothing but minus kq square upon r square. We can take minus kq square upon r square as common, and then we can write it as 9 by 16 into minus kq square by r square, and this kq square by r square is nothing but f. So 9 by 16 f. So that means the new force is 9 by 16 of the old force, which is f. ठीक है? तो option D is the right answer. Right. Moving to the second question. अब second question करेंगे. Any doubts बच्चे? मंताशा, गायत्री, आयशामा. Aishama, have you understood this question now? Aishama, are you there, बच्चे? Sir, Have you understood this question? yes. If you wish to learn, you have to participate in the class, है ना आयशामा? Yes, sir. हाँ तो बताओ. Have you understood this now? Yes, I understood. बताओ तो कैसे किया? How did we solve? Now tell me, how did you solve this question? How did we solve this question? Aishama. Aishama, would you like to try, बच्चे? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आयशा लेफ्ट द कॉल, है ना? दिस इज द इजीएस्ट वे टू लीव. करो. तनिष्क, शिखा, मिसबा, गायत्री, है ना? गायत्री एंड मंताशा से मैं कम उम्मीद रख रहा हूँ अभी, बट तनिष्क, शिखा एंड मिसबा, गिव इट योर बेस्ट ट्राई, है ना? वी विल हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. डोंट चीट, है ना? गूगल यूज मत करना और इसको सॉल्व करो. लेट्स टेक कंप्लीट 4 मिनट्स आपको दे रहा हूँ मैं, 4 मिनट. टेक योर 4 मिनट्स टाइम एंड गिव इट अ ऑनेस्ट ट्राई. यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट अ न्यू कंसेप्ट. मजा आ जाएगा. ठीक है बच्चों? तो 4 मिनट्स. और गायत्री एंड मंताशा, यू ऑल्सो ट्राई योर बेस्ट, है ना? देन वी विल सी द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द डीपीपी ऑफ चार्ज, है ना? डीपीपी ऑफ चार्ज. In between, if you have any doubts in the question itself, so raise your hand, I will explain the question.
I am creating a separate poll for this question बच्चों, है ना? Answer it there. Have you understood the question बच्चों? Question समझ आया? Yes, sir. आ गया? नहीं आया? आ तो गया पर क्लिक नहीं कर रहा. ठीक है, अब सुनो. पर I will tell you the approach. एक बार अप्रोच बता देता हूं मैं कैसे सॉल्व करना है, फिर आप करना. ठीक है. Two pith balls. Pith balls means thermocol balls. Carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is R. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now becomes. ठीक है. तो पहले केस 1 जो ऊपर वाला है, ठीक है, these are equal strings, तो let it be L, let it be L. In the equilibrium position, they are separated by a distance R. Yes बच्चों. Okay, and the height here is, let the height be H, right? Now the strings are rigidly clamped at half the height. Now the strings are rigidly clamped at half the height, H by 2. What is the new separation R dash? The equilibrium separation between the balls is. ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे? I will tell you one thing, guys. Just focus your attention on this triangle. ठीक है? On this triangle. What is? Let this angle be theta. What is the value of tan theta, beta? What is the value of tan theta? one way. Tangent theta in this triangle is equal to H divided by R by 2. अच्छा. Yes. सही. H divided by R by 2. Because in this triangle the base is R by 2, ना बच्चे? लेकिन ये तो पूरा आर एल, ये थोड़ी कह सकते कि आर बाय 2 पे हाफ हाफ मतलब डिवाइड करेगा. Because symmetry है ना. Strings are equal in length. Mass of the pith ball is equal, है ना? Okay. Equal charges are there. ठीक है. तो this is symmetry. So tan theta is equal to H upon R by 2. Yes. Can we use tan theta similarly for the forces also? The force is acting on this pith ball, on a one pith ball. There will be some mg downwards. Yes, sir. Yes, beta.
there is tension in the string, that let it be T, Hmm. right? And there is a coulombic force of repulsion, क्योंकि इन पे similar charge है तो एक coulombic force of repulsion act कर रहा होगा, let it be F, right? So resolving this T, can we write T cos theta is equal to F and T sin theta is equal to mg? सर टी cos थीटा इज होगा T cos theta is equal to mg no, why? सर क्योंकि सर वो जो टेंशन जा रही है सर उधर एक मतलब थीटा एंगल हम मानेंगे ऊपर की तरफ बना के, ऊपर की तरफ वाला टी cos नहीं, थीटा हो ऊपर जाएगा। क्यों मानोगे, ऊपर क्यों मानोगे? हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कितना बना रहा है T? हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, थीटा ही तो बन रहा है। हाँ yes, तो इधर जो होगा वो होगा T cos थीटा, Yeah. और वर्टिकली होगा वो क्या होगा? टी sin थीटा। T sin थीटा। अब देखो T cos थीटा और T sin थीटा, कैन वी राइट हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से, कैन वी राइट कि F इज इक्वल टू T cos थीटा? यस बेटा। एंड mg इज इक्वल टू T sin theta, can we write? Yes sir. Balls are not moving, so the forces should be balanced horizontally as well as vertically. There should be net forces should be zero. तो horizontal and vertical balance से मुझे मिल गया F is equal to T cos theta and mg is equal to T sin theta। ठीक है, तो इधर से अगर टेंजेंट थीटा निकालना चाहूँ, tan theta will be equal to mg by F, mg by F, and what is the value of F? Can we use Coulomb's law? F is equal to k q1 q2 upon r square। K Q, they are charges are equal charges. Can I write K Q square by R square? Can I write? Because the charges are equal, K Q1 Q2 Q1 and Q2 are equal, so Q1 into Q2 will be Q square। Yes बच्चे? Yes sir। तो can I write tan theta is equal to mg divided by K Q square divided by R square? Yes बेटा। Can I equate this mg by K Q square or R square go to numerator is equal to h upon R by 2, because here tan theta is this and tan theta is this. Yes. Now moving this denominator R by 2 to the left side, can I write it mg divided by K Q square or into R cube by 2 is equal to h? Look carefully, can I write it this way? Yes sir। Yes. Now focusing our attention on this equation, m is constant, g is constant, k is constant, charge is given, it is also constant, and 2 is also constant. Can I write that h is directly proportional to R cube? Yes sir। Yes. And constant of proportionality is nothing but mg by 2 kq square. Yes. So when h was there, it was R cube. When h by 2 will be there, it will be, let it be R dash cube, right? Let it be R dash cube. So, or in other way I can write, it will be more simpler to understand. Can I write it as R is directly proportional to h to the power 1 by 2, 1 by 3? Yeah, cube root of h. Yes sir। Yes, R is directly proportional. Okay. So, and R dash new separation, this R dash new separation, it will be directly proportional to h by 2 cube, h by 2 की power 1 by 3. Yes. Can I write it as R dash is directly proportional to h to the power 1 by 3 divided by 2 to the power 1 by 3? Yes. Can I replace h to the power 1 by 3 by R? R dash is directly proportional to R divided by 2 to the power 1 by 3. Because h to the power 1 by 3 is directly proportional to R. So I have replaced this h to the power 1 by 3 with R.
Have you understood what we did? Just have a look to the solution. Have you understood बेटा? तनिष्क, शिखा, मंताशा, गायत्री, मिसबा, एक बार फिर से देखो इसको. Just read out the solution once again. Read the question, read out the solution. Take your time. पहले पढ़ो इसको, because we will be solving similar questions, है ना. तो इस तरीके का variety अगर आपको समझ आएगा कि proportionality, how can we use that, तो you will be in a good position to attempt the question of similar variety in different chapters, है ना. Take 1 minute of time. आपको दे रहा हूँ मैं 1 मिनट, पूरा अच्छे से पढ़ो इसको. Maybe you, if you wish to write it down, तो write it down कर सकते हो small steps में. Question तो आपको मिल ही जाएगा notes में, but you can write down small steps like these ones. आपको idea लग जाएगी बाद में. Should we proceed further, बेटा? Yes, sir. ठीक है. तो इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन में डायग्राम दे रखा है. We calculated tangent theta from horizontal and vertical forces as kq square upon r square mg, and from the similarity of this triangle we calculated tan theta is equal to r by 2 by y. यहाँ पे हाइट मैंने h ले लिया, इन्होंने y ले रखा है, ठीक है. Then we calculated कि h is directly proportional या y is directly proportional to r cube, and then we can use the same thing and find out r dash is equal to r upon 2 to the power 1 by 3. ठीक है. तो अभी हमने कूलम्स लॉ के 2 बेसिक क्वेश्चन कर दिए हैं. इसी की बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी जो मैं आपको डीपीपी आज शेयर करूंगा उसमें, ठीक है. अब क्या करते हैं, वी विल बी सॉल्विंग द डीपीपी फ्रॉम चार्ज. जो चार्ज का डीपीपी आपको शेयर किया था मैंने, नहीं किया शायद, किया था शिखा? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी. नहीं किया ना, नहीं किया था, ठीक है. उस टाइम पे मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था वो, तो अब आज आपको वो डीपीपी करा देते हैं. वी विल डू इट इन द क्लास इटसेल्फ. तो जस्ट गिव मी 1 मिनट ऑफ टाइम. इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन शेयर को. और डीपीपी वो शेयर नहीं हो पा रहे हैं एक्चुअली. डीपीपी यहाँ पे भी टैब में भी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है. उसमें कुछ फाइल इज लॉक करके दिखा रहा है. शिखा बोल रहे इट्स देयर इन द ग्रुप, there in the group, so I can share it using group. Let me find it. उसमें फाइल्स आर लॉक्ड करके ऐसे दिखाता है. रुक जाओ यार, to open it. चलो इसको मेरे स्क्रीन से सॉल्व कर लेते हैं ना. आप लोग हेल्प, आप लोग कर पाओगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है. आई विल शेयर माय लैपटॉप स्क्रीन विद यू गाइस एंड देन वी कैन सॉल्व इट. ठीक है. तो इसमें 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आई विल लीव यू, है ना. फिर आप लोगों को कूलम्स लॉ के डीपीपी के साथ छोड़ देंगे. अच्छा ठीक है, ठीक है. इसमें 5 क्वेश्चन है. मेरी स्क्रीन विजिबल हुआ बच्चे? यस सर. ठीक है. तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1. While taking off synthetic clothes, seeing a spark or hearing a crackle are due to. हैंड रेज करो फिर मैं पूछूंगा आपसे. ड्यू टू बताओ. While taking off synthetic clothes, जैसे हम जैकेट उतारते हैं, शॉल उतारते हैं, तो यू हियर अ क्रैकलिंग साउंड, है ना. तो किसकी होती है वो साउंड? मिसबा.
Motions of iron through air. No, no. It is due to इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. बताया था क्लास में मैंने आपको कि चार्ज इज डिस्चार्ज, जैसे इट इज चार्ज एंड देन इट इज अर्थड, है ना. इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. while taking off synthetic clothes, seeing a spark or hearing a crackle are due to इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. तो ऑप्शन सी है, लिख लो अपनी नोटबुक में. जब आपको डीपीपी मिलेगी तो आप एक बार पढ़ना विद सॉल्यूशन. तो इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. क्वेश्चन नंबर 2 करो. समझ आया ये आपको? सिखा, तनिष्क, मंतासा, आया? Yes. In general, metallic ropes are suspended from the carriers to the ground, which takes inflammable material. The reason is, in general, metallic ropes are suspended from the carriers to the ground, which take inflammable material. जैसे कुछ ट्रक होते हैं ना, जो ट्रक ऑयल ले जा रहा होता है, पेट्रोल ले जा रहा होता है, तो आपने देखा होगा मेटेलिक रोप्स या मेटेलिक, वो क्या बोलते हैं उसको, मेटेलिक ropes are suspended. Why it is done? शिखा, आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी, बहुत लो आवाज. फोन को पास में करके बोलो एक बार. ऑप्शन सी बोल रहे हो. ओके. तनिष्क, Yes, yes, C part. ऑप्शन सी. मिसबा, Option C. ऑप्शन सी. Why? Because in case due to friction, if some electric charges are induced on the carrier या ट्रक पर, तो क्या होगा? It can lead to some spark and then it can ignite the petrol or inflammable material inside it. तो क्या करते हैं? We keep the body of the carrier in contact with the earth, कि जैसे ही चार्ज इंड्यूस हो फ्रिक्शन से या किसी और तरीके से, तो वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाए, अर्थ के अंदर हो जाए. तो इसी को बोलते हैं प्रोसेस. इस मेथड को क्या बोलते हैं? अर्थिंग. ठीक है. ओके, चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. इफ a plastic rod rubbed with fur is made to touch two small pith balls suspended nearby. ठीक है. If a plastic rod rubbed with fur is made to touch two pith balls suspended nearby, then which figure shows their final configuration? टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स हैं. एक प्लास्टिक रोड को रब किया गया किसी कपड़े पर, वो प्लास्टिक रोड फिर पिथ बॉल से टच कराई गई. तो विच ऑफ देम इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन? शिखा का भी आंसर आ रहा है. तनिष्का, गायत्री, वुड यू लाइक टू ट्राई बेटा? गायत्री, मंताशा, Yes, sir. हाँ बताओ ऑप्शन. गायत्री, Sir, option A. ओके, ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर बेटा. मंताशा, विल यू लाइक टू ट्राई? Sir, option C. मिसबाह, Option D. ऑप्शन डी. Option C. ऑप्शन सी. ओके. शिखा, शिखा, तनिष्क, Sir, option number C. सी. अरे भाई सी. शिखा ने खाली सही दिया आंसर, ऑप्शन नंबर बी. ओके. देखो अभी मेरे पास पेन तो अवेलेबल है नहीं क्योंकि ये शेयर नहीं हो पा रही है फाइल बेटा, तो आप ध्यान से सुनना एक बार. सपोज करो मेरे ये जो प्लास्टिक रोड था, है ना, ये किसी कपड़े पर रब किया गया. तो मान लो कि प्लास्टिक रोड पॉजिटिवली चार्ज हो गया बेटा. ठीक है. अब दिस पॉजिटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट ऑफ दीज टू बॉल्स. तो इन पे ये कौन सा चार्ज ट्रांसफर करेगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज. दोनों ही बॉल को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा. तो विल दे रिपेल या अट्रैक्ट? Repel. हाँ. Repel. तो कौन सा आंसर हो गया फिर? ऑप्शन नंबर Option B. बी हो गया ना. देखो दोनों बॉल थे. अब ये पॉजिटिव चार्ज हो रोड या नेगेटिव, वो कोई मतलब नहीं है. अगर नेगेटिव होगा तो दोनों को नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि दोनों ही पिथ बॉल्स पे आइडेंटिकल नेचर का चार्ज आएगा. तो दैट मींस दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर. नेगेटिव होंगे दोनों तो भी रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी रिपेल करेंगे. तो विच वन इज द राइट आंसर नाउ? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बी. ठीक है. चलो चलो जी, और कहाँ गए हमारे सवाल? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4.
one metallic sphere A is given positive charge, whereas another identical metallic sphere B of exact same mass as of A is given equal amount of negative charge. Then initially there were two metallic spheres, sphere A and sphere B. Mass of both the metallic sphere was initially equal, right beta? So one is given positive charge, another one is given negative charge. Will their masses change or will it be equal? शिखा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, फोन को ना फोन के पास जाके बोलो तो आएगी। शिखा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। तनिष्क बताओ। नो आइडिया है, अच्छा। मिसबा, सब लोग बताओ ना, एक बार बताओ तो सही। मिसबा Thinking. नहीं पता चल रहा। गायत्री सर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, शाबाश बेटा, ठीक है। सर डी। मंत्रा अच्छा बताओ, सुनो सब बच्चे ध्यान से सुनो। नेगेटिव चार्ज कब आता है? व्हेन यू ब्रिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड, यस। तो इलेक्ट्रॉन्स विल हैव मास और नॉट? Have mass. Yes. So when initially the spheres were having equal mass and sphere B is charged with negative charge, so we are bringing some extra electron on sphere number B. Yes. So thus the electrons will bring along with them some mass. That's why mass of B increases. Yes, beta. And Yes, sir. A is positively charged. Positively charged means we are taking electrons out of sphere B, of sphere A. स्फीयर ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए, दैट्स व्हाई स्फीयर ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो इनिशियल मास ऑफ ए था, उससे फाइनल मास ऑफ ए कम होगा, और इनिशियल मास ऑफ बी जो था उससे फाइनल मास ऑफ बी ज्यादा होगा। दैट मींस मास ऑफ स्फीयर ए इंक्रीजेस व्हाइल वी आर चार्जिंग इट विद अ पॉजिटिव चार्ज, एंड मास ऑफ स्फीयर बी, सॉरी मैंने गलत बता दिया शायद, है ना। मास ऑफ स्फीयर ए डिक्रीजेस because we are taking out some electrons while charging it with a positive charge. Yes. Mass of sphere B increases while we are charging with a negative charge, since we are bringing some extra electron onto the sphere B. अब समझ आया शिखा, तनिष्क, मंताशा, मिसबा, गायत्री? तनिष्क समझ आया बेटा? अब तनिष्क आ गया है ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है व्हाइल स्टडीइंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट? ठीक है, तो 1 कूलम का चार्ज अटेन करने में कितना टाइम लगेगा? Sir, your screen is not visible. हाँ, Your screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल। आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल बेटा। Sir, yes, sir, screen is not visible. Not visible, okay. Sir, now visible. Now visible, okay. Question number 5. If a body gives out 10 to the power 9 electrons per second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकती है 1 सेकंड में। 1 कूलम चार्ज सप्लाई करने में कितना टाइम लेगी वो? ठीक है, आपको E का वैल्यू पता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम्स। तो 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कैन यू फाइंड आउट? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 to the power minus 19। यस बेटा। तो दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन 1 कूलम। उस वैल्यू को डिवाइड कर दो 10 to the power 9 से, यू विल गेट नंबर ऑफ सेकेंड्स। कोशिश करो एंड गिव मी द आंसर। हाँ तनिष्क।
डाउट है बेटा? वो 6.25 into 10 to power minus 9 seconds. वो 6.25 into 10 to power 9 seconds. इतना टाइम लगेगा इसको? हाँ Yes, sir. हाँ, सही है, क्योंकि वो हमारा जो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जो आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आता है, तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना सेकेंड लेगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9, तो 10 टू द पावर 9 से ऊपर 18 कटेगा तो बच जाएगा 10 टू द पावर 9। तो इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स इट विल बी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स। यस, अब उसको आवर में, डेज में, मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। कैन यू डू दैट नाउ बच्चे? सीखा? Yes. मिस बागे कर लेंगे। मंताशा, गायत्री, कैन यू डू इट नाउ बेटा? हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये तो आप लोग कर लोगे, इसके अलावा आई विल बी शेयरिंग अ डीपीपी दैट विल बी फ्रॉम कूलम्स लॉ, है ना, ये हमारे पास रहा कूलम्स लॉ। यू विल बी हैविंग, कितना क्वेश्चन है इसमें? 5 क्वेश्चन है, तो आप सब लोग इन 5 के 5 क्वेश्चंस को करके आना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, क्वांटाइजेशन है, कुछ सिमेट्री के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ हैं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी हो सकते हैं, वो मैं आपको करा दूंगा अगर नहीं होंगे तो, ठीक है। कॉर्नर्स ऑफ ये इक्विलिब्रियम कोई दिक्कत नहीं है, सपोज ये सब सारे कर लोगे, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस आर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट इनको सॉल्व कर लोगे तब मैं आपको कुछ ये भी शेयर कर दूंगा, इनके सॉल्यूशंस भी भेज दूंगा, सॉल्यूशंस भी है मेरे पास। और फिर होमवर्क जो है वो भी पहले ये करना स्टार्ट करो, फिर आपको होमवर्क भी दूंगा, मैं इलेक्ट्रिक चार्ज का होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। ये आपको ग्रुप में अगर मिले, क्लास से पहले अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाला होमवर्क ग्रुप में मिले तो देयर आर अनदर 5 क्वेश्चंस दैट यू कैन टारगेट, तो ये 5 और कर लेना विद सॉल्यूशन, आई विल सेंड इट टू यू। तो इन 5 को कर लेना, क्योंकि अभी हमने ताज़ा पढ़ा है, सब कुछ फ्रेश है दिमाग में, तो वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट एवरीथिंग नाउ, अदरवाइज फिर वो पुराना हो जाएगा, भूल जाओगे तुम, ठीक है। तो ये कर लेना। इसके अलावा अभी बताता हूँ आपको, कुछ माइंड मैप्स भी मैंने आपके लिए अरेंज करे हैं, तो वो भी हम लोग ट्राई करेंगे आपको शेयर करने के लिए, ठीक है। माइंड मैप्स चाहिए